इस रोमांचक से भरी कहानी की शुरुआत होती है एक शहर में एलिमेंट्री स्कूल को दिखाते हुए। वहाँ पर तो काफी सारे बच्चे बड़े ही मजे से पढ़ाई किया करते थे, लेकिन अब हमें उसी एलिमेंट्री स्कूल के अंदर लुसेंडा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। गौर करने वाली बात तो ये होती है कि लुसेंडा बाकी बच्चों के ना साथ खेलकर वहाँ पर आसमान में जाकर हमेशा घूरती रहती थी। कुछ समय से लुसेंडा का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब हो गया था। दरअसल उसको अब बहुत ही अजीब तरीके की विस्परिंग आवाजें सुनाई देती थी, पर आखिरकार ये सारी आवाजें कहाँ से आ रही थी उसे उसका बात का अंदाजा नहीं होता। और यहाँ पर अब सब बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उन लोगों की क्लास टीचर मिस डायलर वहाँ पर आ जाती। डायलर ने सारे बच्चों को क्लास के अंदर ले लिया और उन्हें पढ़ाने लगती है। डायलर सभी को ये बता रही होती है कि आज का दिन हमारा स्कूल फाउंड हुआ था और आज हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, इसीलिए मिस डायलर ने सभी बच्चों को एक टास्क प्रोवाइड करवा दिया। मिस डायलर ने कहा कि तुम सबको एक ड्राइंग बनानी है जो कि 50 साल बाद पृथ्वी की होगी। यानी कि उन सबको अपनी इमेजिनेशन का यूज करके ये पता लगाना था कि 50 साल बाद पृथ्वी कैसी होगी और उन्हीं की उन लोग को ड्राइंग बनानी है। जिसके बाद सभी लोगों की ड्राइंग इकट्ठा करके उन्हें एक चैम्बर में रख दिया जाएगा और उन्हें 50 साल बाद ही ओपन किया जाएगा, जिससे कि आने वाली 50 साल में जनरेशन जिससे कि इन सारी चीजों को देखकर एक्सपायर हो सके। अब मिस डायलर की कहने पर सभी बच्चे अपनी अपनी ड्राइंग बना लगते हैं, लेकिन लुसेंडा यहाँ पर कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। वो ड्राइंग बनाने की बजाय पेपर पर कुछ न्यूमेरिक कोड लिख रही थी और ये रिलेटेड होते हैं उसकी वॉइस पर, जिससे कि उसे बस पर सुनाई दे रहे थे। और लुसेंडा तो उन सारे मैसेजों को लगातार अपने पेपर पर लिखती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में कोई मैसेज ट्रांसफर कर रहा है और उस मैसेज को वो अपने पेपर में लिखती जा रही थी। सभी बच्चे अलग अलग टाइप के ड्राइंग बना रहे थे। अब जब 1 घंटे के बाद समय खत्म हुआ तो मिस डायलर उन लोगों से ड्राइंग को लेने लगी थी, लेकिन जब वो लुसेंडा के पास आती है तो वो देखती है कि इसने तो कुछ न्यूमेरिक कोड लिखे हैं, वो भी ड्राइंग बनाने की बजाय। हालांकि लुसेंडा ने पूरी तरीके से अभी वो न्यूमेरिक कोड को नहीं लिखा होता है, बट इससे पहले मिस डायलर ने उसकी ड्राइंग को ले ली थी। सारे बच्चों की ड्राइंग को जमा करने के बाद एक चैम्बर में रख दिया जाता है, जिससे कि 50 साल बाद ही ओपन किया जाएगा। सारे बच्चों से लेकर यंग स्टार काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहे थे, क्योंकि ये आने वाले जनरेशन के लिए एक मिसाल कायम करने वाला था। बट यहाँ पर डायलर की नजर लुसेंडा के ऊपर जाती है, जो बाकी बच्चों से एकदम हटकर अलग खड़ी थी और लुसेंडा की नजर काफी सीरियस में होती है। मिस डायलर ने जैसे ही अपनी नजर लुसेंडा की तरफ घुमाई तो लुसेंडा वहाँ से एकदम गायब हो गई। मिस डायलर सारे सिक्योरिटी गार्ड के साथ लुसेंडा को ढूंढने लगती है। चौंकाने वाली ये बात होती है कि लुसेंडा पूरे स्कूल में नहीं मिलती, लेकिन कई देर बाद ट्राई करने के बाद मिस डायलर को लुसेंडा एक लॉकर में मिलती है, जिसके हाथों पर पूरा खून लगा हुआ होता है। दरअसल लुसेंडा ने अपने हाथों की मदद से वहाँ पर न्यूमेरिक कोड को कंप्लीट किया था, जिसे कि वो पेपर में नहीं लिख पाई थी। मिस डायलर ने उससे उसकी ड्राइंग ले ली थी। आखिर ये चीजें किस तरफ इशारा करती है ये चीजें किसी को समझ में नहीं आती। और इसी तरीके से अब यहाँ पर 50 साल बीत जाते हैं और हमें यहाँ जॉन नाम का बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर दिखाया जा रहा था, जो एक टेलीस्कोप की मदद से स्पेस की जांच कर रहा होता है। जॉन तो अपने बेटे केलिप के साथ रहा करता था। कई साल पहले जॉन की वाइफ कार दुर्घटना में मारी गई और तब से जॉन केलिप को अकेला ही संभालता है और उसके साथ रहा करता था। केलिप को बहुत ही कम सुनाई दिया करता था, इसीलिए वो अपने कानों में एयर वाली मशीन को पहनता था, जिससे कि वो आवाजों को सुन सके। वहीं जॉन अपनी वाइफ को जाने के गम में अभी भी भुला नहीं पाया था। वहीं पर वो नशा करता और ड्रिंक भी काफी ज्यादा पीता था और अगले दिन जॉन अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर कुछ लेक्चर को ले रहा होता है। वो तो जल्द से जल्द अपना सारा काम खत्म करके केलिप के एलिमेंट्री स्कूल में चला गया था, जहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठा होकर सेलिब्रेट कर रहे होते। अब इस स्कूल को 50 साल कंप्लीट हो चुके होते हैं और इत्तेफाक की बात ये थी कि ये वही स्कूल होता है जहाँ कई साल पहले लुसेंडा भी यहाँ पर पढ़ा करती थी। अब यहाँ पर 50 साल कंप्लीट होने के बाद उस ड्राइंग को निकाला जा रहा था, जो कि चैम्बर में बंद थी। वहाँ पर तो मिस डायलर भी आई हुई होती है, जो काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और उनका तो काफी अच्छे से सम्मान किया जा रहा था। अब बॉक्स के अंदर जो 50 साल पहले जो बच्चों की ड्राइंग रखी गई थी और उसे सारे बच्चों में बांट दिया जाता है। केलिप भी जब एक ड्राइंग लेने की आगे बढ़ता है तो उसे लुसेंडा का वही लेटर को मिलता है, यानी कि लुसेंडा द्वारा बनाई गई वही ड्राइंग मिलती है। तभी केलिप को अजीब सी कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। थोड़ी देर तक उसे ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये आवाजें उसे कहाँ से सुनाई दे रही हैं, लेकिन फिर वो सोच लेता है कि उसके कान में लगाई गई मशीन के द्वारा ये सब हो रहा है। अब केलिप ने जैसे ही लुसेंडा की ड्राइंग खोली तो वो देखता है कि इसमें एक ड्राइंग नहीं बल्कि लुसेंडा के कुछ न्यूमेरिक कोड लिखे हैं। उसे तो ये बिल्कुल ही आइडिया नहीं होता कि ड्राइंग में ये सारी चीजें कहाँ से आ गई हैं। अचानक केलिप को जंगल के रास्ते में एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। वो लगातार उसे देख रहा था, पर उस आदमी का चेहरा उसे साफ नहीं दिखाई दे रहा था और अगली मूवमेंट में वो वहाँ से गायब हो जाता है। हालांकि ये सारी बातें केलिप घर जाकर अपने फादर यानी कि जॉन को बताता है। वो कह रहा था
था कि आज मुझे बहुत ही अजीब तरीके की विस्परिंग आवाजें सुनाई दी। लेकिन यहाँ पर जॉन भी कैलिब की सारी बातें इग्नोर कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जॉन की वो मशीन खराब हो जाती है, इसीलिए उसको ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं। कैलिब भी अब अपने फादर की बात को मान लेता है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि लुसेंडा नामक लड़की ने ड्राइंग की बजाय यहाँ पर न्यूमेरिक कोड को क्यों लिखा है। अब कैलिब उस पेपर को डेस्क पर रखकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर कैलिब सोने के लिए चला जाता है। अब कैलिब सोते सोते अपनी मदर की वीडियो देख रहा था, क्योंकि उसे अपनी मदर की याद आती, इसलिए वो अपनी माँ की वीडियो देखता, उससे बातें करता था। और अब ये सारी चीजें जॉन भी नोटिस कर लेता। उसे भी अपनी वाइफ की याद आने लगी थी, इसीलिए वो अपने रूम में जाकर ड्रिंक करने लगता है। ड्रिंक करते हुए जॉन अपना गिलास उसी ड्राइंग पर रख देता है, जिसके ऊपर वो न्यूमेरिक कोड लिखे हुए थे। पेपर खराब ना हो इसलिए जॉन ने अपने गिलास को ऊपर उठाया, पर तभी अचानक पेपर पर जो कोड लिखे हुए होते हैं उनमें से एक पेपर का क्वेश्चन हाईलाइट्स हो जाता है। अब यहाँ पर जॉन एक प्रोफेसर होता है जिसे कि न्यूमेरिक कोड को सॉल्व करना काफी अच्छे से आता था, इसीलिए वो हाईलाइट्स हुए न्यूमेरिक कोड को एक बोर्ड पर लिख लेता है, जिसे काफी अच्छे तरीके से जॉन सॉल्व करने के लिए लग गया था। थोड़ी देर बाद जॉन एकदम शॉक में पड़ जाता है, क्योंकि ये न्यूमेरिक कोड ऑस्ट्रेलिया में हुए 9/11 हमले की है और उस टेररिस्ट में जितने भी लोग अटैक से मारे गए वो सब उस नंबर में लिखे हुए हैं। यानी कि इस पेपर में न्यूमेरिक कोड का लिखा हुआ कोई ना कोई तो मतलब जरूर है। अब जॉन को लग रहा था कि पेपर पर सारे न्यूमेरिक कोड ऐसे ही कनेक्ट हो गए हैं और इसका कोई सॉलिड रीजन भी नहीं होता, और इसीलिए वो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए बाकी सारे न्यूमेरिक कोड को बोर्ड पे लिख लेता है उसे सॉल्व करने के लिए। क्योंकि जॉन को ये कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि जो 9/11 में हमला हुआ था वो तो कुछ ही सालों पहले हुआ था और ये लेटर तो 50 साल पहले वाले बच्चों ने लिखा था। आखिर ये दोनों चीजें किस चीज से कनेक्टेड हैं, यही जॉन पता करने की कोशिश कर रहा था। जॉन ने उन सारे न्यूमेरिक कोड का मतलब समझने के लिए उन्हें व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख लिया था, जिससे कि वो अपने मेथड का यूज करके डिकोड करने लगता है। और कुछ ही देर के बाद जॉन को ये पता चलता है जो कोई न्यूमेरिक कोड है वो कोई नॉर्मल न्यूमेरिक कोड नहीं है, बल्कि कुछ साल में घटी वो सारी दुर्घटनाओं की डेट होती है। और उसमें ये भी मेंशन होता है कि उस दुर्घटना में कितने लोग मारे गए और कितने लोग घायल हैं। और उन सारी चीजों में जॉन की वाइफ का भी एक्सीडेंट मेंशन होता है। पर ये सारी चीजें 50 साल पहले किसी को कैसे पता चल सकती थी? दरअसल ये सारी दुर्घटनाएं कुछ 10 सालों पहले ही घटी हैं। उन सारे न्यूमेरिक कोड में तो आने वाली दुर्घटनाओं के बारे में भी लिखा था, लेकिन जॉन पता नहीं क्यों उन कोड को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता। अब तो जॉन को इतना भी अंदाजा लग गया था कि जरूर इस न्यूमेरिक कोड में कुछ तो बात छुपी हुई है जिस चीज का रिलेशन फ्यूचर से हो सकता है। इसीलिए जॉन इन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए अपने साथी फील के पास चला जाता है। जॉन ने ये बातें फिल को बताई कि कैसे ये न्यूमेरिक कोड दुर्घटनाओं को घटनाते हैं, जो दुर्घटनाएं पास्ट एंड फ्यूचर में होने वाली हैं। लेकिन फिल पता नहीं क्यों जॉन की सारी बातें बताने के बाद उसके ऊपर भरोसा ही नहीं करता। उसे लग रहा था कि जॉन पागल हो गया है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। इसीलिए फिल जॉन को तुरंत ही मना कर देता है, और जॉन को भी किसी भी हाल में ये सारी चीजों के बारे में जानना ही था। और इसीलिए वो सबसे पहले मिस डायलर के पास चला जाता है, जो कि उन सारे बच्चों की क्लास टीचर हुआ करती थी। मिस डायलर जो कि बूढ़ी हो चुकी है। जॉन यहाँ पर सबसे पहले आकर लुसेंडा के बारे में पूछता है। मिस डायलर ने लुसेंडा के बारे में सब कुछ बताया कि वो लड़की काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहा करती थी। उसने हमेशा कहा था कि उसे अजीब तरीके के साउंड सुनाई देते थे, वो भी विस्पर वाले। जॉन बहुत ही पहले ही सोच रहा था कि वो लुसेंडा नामक लड़की के जाकर आपस में मिल ले, जो कि अब काफी जवान हो चुकी है। लेकिन दुख की बात ये होती है कि मिस डायलर ने बताया कि अब लुसेंडा तो अपनी आत्महत्या कर ली है। और ये बातें सुनकर जॉन काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उससे ज्यादा उसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती थी। अब यहाँ पर कैलिब अपने घर के बाहर फुटबॉल को खेल रहा था, तभी वहाँ पर अचानक से वही आदमी आ जाता है एक कार के अंदर, जो कि उसे वहाँ पर दिखा था, यानी कि जो फॉरेस्ट के अंदर दिखा था। उस आदमी ने कैलिब को अपने पास बुलाया और कैलिब फटाक से उसके पास जाकर पहुँच जाता है। उस अनजान आदमी का चेहरा कैलिब को नहीं दिख रहा था, इसीलिए उस अनजान आदमी ने कैलिब को एक छोटा सा स्टोन दिया। कैलिब को उस बात का अंदाजा नहीं होता कि आखिर वो क्या है, इसीलिए वो स्टोन अपने पास रख लेता है। अब जब जॉन अपने घर के बाहर आता है तो वो अनजान आदमी अपनी कार लेकर कहीं दूर चला जाता है। जॉन भी अच्छे से उस कार को देख नहीं पाया, और जॉन तुरंत ही वहाँ आकर कैलिब को समझाता है कि तुम्हें किसी भी अनजान आदमी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अब तो जॉन ने कैलिब को बहुत ज्यादा डांट दिया था। कैलिब भी नाराज होकर अपने कमरे में चला जाता है। अब यहाँ पर जॉन बहुत सारी न्यूज़ों को लिख रहा था, जिसमें हाल ही में हुई दुर्घटनाओं के बारे में बताया जा रहा था, और इन दुर्घटनाओं का कनेक्शन सेम टू सेम उसी न्यूमेरिक कोड के बदले में था, जो कोड पहले से ही बता देता था कि ये दुर्घटना कब और कहाँ होगी। हालांकि जॉन ने अब नोटिस किया कि एक दुर्घटना कुछ समय के बाद होने वाली है, जिसके बारे में न्यूमेरिक कोड के अंदर लिखा हुआ होता है। और जॉन बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है कि वो उन दुर्घटनाओं के
बारे में लोकेशन को पता लगा ले, लेकिन वो उन कोडों को डिकोड कर ही नहीं पाता है। अब वहाँ पर बारिश होने की वजह से गेलिफ ने अपने फादर से कह दिया था कि तुम मुझे पिक करने आ जाओ। जॉन अपनी तुरंत ही कार उठाकर निकल जाता है अपने बेटे को लेकर। अब ज्यादा बारिश होने की वजह से रोड ब्लॉक हो गए थे और ज्यादा ट्रैफिक लग गया था। जॉन लगातार वेदर फोरकास्ट देखता ही जा रहा था। तभी उसकी नजर लॉजिक क्यूट और मैजिक क्यूट के ऊपर पड़ती है और अब वो उसका यूज करता है, न्यूमेरिक कोड का यूज करके उसे सेमेंटी बनाता है। तो दोस्तों मूवी का एंड यहीं पे होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में कमेंट जरूर करें और पार्ट 2 जरूर लिखें।